चलिए, ऐसा है कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, ध्यान से देखिए। हम लोग ये रेजोनेंस वाला मॉड्यूल टेकअप कर रहे थे। 2 क्वेश्चन इसमें बचा हुआ था, 2 क्वेश्चन एलपी का बचा हुआ था। और इसके बाद हम लोगों ने प्लान किया था किसका, यूनिट डायमेंशन। तो चूंकि यूनिट डायमेंशन लोड नहीं हो पाया है, इसलिए 1-2 दिन जब तक सर आते नहीं हैं लोड करने वाले, तब तक हम लोग क्या करते हैं कि 1-2 दिन आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ के हम बताते हैं, ठीक है ना। तो 2-4 क्वेश्चन पहले उसके करते हैं, तब इस पे आते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। चलो बेटा क्वेश्चन पढ़ो, यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, 1 मिनट। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट और डायमेंशन के बेसिक्स तो सारे बताए जा चुके हैं ना। यूनिट डायमेंशंस के सारे बेसिक्स तो क्लियर हैं, सारे बताए जा चुके हैं, रिकॉर्डेड भी हैं। देखो इधर देखो, अब क्वेश्चन धीरे धीरे 1-2 पढ़े, बीच में कोई नहीं बोले एकदम। चलो पढ़ो बेटा। अल्फा अपॉन टी स्क्वायर एफ बी, एफ वी, हाँ, बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा, फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। गौर से देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखिए गौर से। यूनिट डायमेंशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है, यूनिट डायमेंशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है, और सारे बेसिक्स बताए जा चुके हैं। और मेडिकल और जेई मेंस वाले क्लास में सारा का सारा इसका एक सारे सवाल जो हैं दूसरी शीट के हो चुके हैं। तो इस शीट का पहला इलिस्ट्रेशन है, गौर से देखिए। इसमें कह रहा है कि इफ अल्फा बाई टी स्क्वायर, इफ अल्फा बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा का डायमेंशन बताइए, ठीक है। तो कौन लगा लेगा इसको, हाथ उठाइए। आप लोग भी ट्राई करिए भाई, आप लोग भी लगा लेंगे, तीनों लोग लगा लोगे। चलो बेटा बताओ, खड़े होकर बताओ। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, 4 इंटू, हाँ 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 हाँ, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही बताओ, ऐसे ही बताओ, बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसे ही बताओ। बताते बताते आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन मैंने पढ़ाया था। प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ऑफ डायमेंशंस, ये मैंने बताया था। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। हाथी को हाथी से ही जोड़ेंगे ना, हाथी को चूहे से नहीं जोड़ेंगे। तो अब देखो, अल्फा बाई टी स्क्वायर बराबर दिस प्लस दिस है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इस पार्ट का डायमेंशन और इस पार्ट का डायमेंशन बराबर होगा, ठीक है ना। और इन दोनों का डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा। वही बात उस बच्चे ने कही। देखो 17-18 सवाल हैं आपके रेजोनेंस की शीट में, 17-18 सवाल हैं इलस्ट्रेशन के। तो भले आसान है, लेकिन एक बार जैसे मैंने आपको भले से पहले से आता है, लेकिन आपने जवाब दिया, इसी तरह से 18 जवाब देंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर सवालों पे आएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बोल रहा है। हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ इंटू वी। बात समझ में आ रही है। तो एफ क्या है, फोर्स, और वी क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एल टी माइनस 2, ये हो गया डायमेंशन ऑफ फोर्स। और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, एल टी माइनस 1। बात समझ में आ रही है।
अच्छा दूसरी बात देखो, इसको यहां लिख सकते हैं अल्फा डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, अल्फा डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर बराबर दिस। बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है बेटा? दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ अल्फा, डायमेंशन ऑफ अल्फा बराबर टी स्क्वायर को वहां ले आ रहे हैं, तो जब टी स्क्वायर को वहां ले आएंगे तो डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, और टी स्क्वायर यहां जाएगा, टी माइनस टू से कट जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये हो गया डायमेंशन ऑफ अल्फा। अल्फा का डायमेंशन आ गया ना? बोलो बेटा। अच्छा अब दूसरी बात हम कर रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ दिस बराबर डायमेंशन ऑफ दिस, तो इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो डायमेंशन ऑफ बीटा आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये आप निकाल लेंगे ना। तो इस शीट का पहला प्रश्न आज श्री गणेश हो रहा है डायमेंशन का, 100% दिमाग में चला गया कि नहीं चला गया? 100% चला गया ना? हाँ देखो बेटा, तुम भी देखो यहां से, एक्सरसाइज 1 नहीं लग रहा था, यहां से देखो, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात देखो, जिस तरह के टॉक्स हमारे आपके अभी हुए हैं इस पीरियड के पहले, वो हमेशा होने चाहिए। एकदम फील फ्री करिए कोई बात भी कहने के लिए। आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे नहीं तो हम क्योर कैसे करेंगे, है कि नहीं? और कभी कभी आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर कंफ्यूज्ड भी रहेंगे कि आपको पता ही नहीं आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो वो भी हम आपको सही डायरेक्शन बताएंगे, है ना? तो आपको स्पीक आउट करना पड़ेगा हमसे। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब नेक्स्ट देखो बेटा, अगला क्वेश्चन जरा पढ़ो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2। ये हाँ, p माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, हाँ v माइनस बी इज इक्वल टू एन आर टी। फिर एक मिनट चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। देखिए ये सब क्वेश्चन लोड नहीं हो पाए थे, मंडे से लोड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो दिक्कत नहीं होगी। तो 2 दिन की जो क्लास है वो हम ऐसे पढ़ पढ़ के 5, 6, 8, 10 क्वेश्चन जितना कर पाएंगे कर दे रहे हैं, ठीक है ना? तो उस बच्चे ने पढ़ के ये बताया कि वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ n मोल्स ऑफ अ रियल गैस इज गिवन बाय दिस। तो वंडरवॉल इक्वेशन आप जानते हैं, अगर आइडियल गैस है तो इक्वेशन क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी। लेकिन अगर रियल गैस है तो वंडरवॉल्स इक्वेशन होता है और ये इक्वेशन होता है, यही बात कह रहा है। नेक्स्ट बात बोलो बेटा। अच्छा अब आपसे पूछ क्या रहा है, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी पूछ रहा है, ठीक है ना? और जहां पे पी क्या है, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना? तो अगर ये सारी बात है और ये वंडरवॉल इक्वेशन है एन मोल ऑफ द गैस का, तो डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ बी पूछ रहा है। कौन बता देगा? हाँ उठाइए, कौन बता देगा? तीनों लोग बता देंगे? हैं? 3 लोग बता देंगे? चलो बेटा जरा तुम बताओ, तो तुम बताओ, खड़े हो बताओ। हाँ हाँ हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमोजेनिटी लगाएंगे तो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमोजेनिटी के अनुसार P को A बाई वी स्क्वायर से ऐड किया गया, यानी कि डायमेंशन ऑफ P डायमेंशन ऑफ A बाई वी स्क्वायर के बराबर है, यही कह रहे हैं ना? हाँ तो बैठिए, सही कह रहे हैं। तो चलिए, अगर इसको इससे ऐड किया गया तो डायमेंशन ऑफ P, देखो इधर, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाई वी स्क्वायर है, डायमेंशन ऑफ A बाई वी स्क्वायर है। अच्छा आगे का भी सुन लीजिए, आगे जो आपको पढ़ना है मैं एकदम क्लियर, देखिए क्लियर स्ट्रेटजी है, यहां देख लीजिए, बाकी जो लोग एब्सेंट हैं उनको भी बता दीजिएगा। पहली बात यह है कि डायमेंशन के सारे सवाल प्रीवियस ईयर्स एडवांस और मेंस में आए हुए, ये सारे सवालों को लेकर मैं आपको 4 से 5 लेक्चर लूंगा, ठीक है ना? लेक्चर भी शॉर्ट हो जा रहे हैं, 4 से 5 लेक्चर में इसके डायमेंशन के सारे सवाल मैं एक बार कर दूंगा। कुछ लोग को आते भी होंगे,
और कुछ लोग कुछ सीखेंगे भी, भले आते होंगे, एक बार उसको देख जरूर लेगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन पे। बात समझ में आ रही है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पहले से आप जहां जिस भी सोर्स से एक बार पढ़ना चाहते हैं पढ़ के आइए। हालांकि मैं 101% कॉन्फिडेंट हूं, 101% कॉन्फिडेंट हूं कि जितनी बात मैं बताऊंगा उससे सारे सवाल लग जाएंगे, तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार आप अपने संतुष्टि के लिए किसी जिस भी सोर्स को आप समझते हैं कि एक बार पहले से रीड करके आए, तो रीड करके आइए। और मेरा तो कहना है कि जो आपका मॉड्यूल है उस मॉड्यूल को ही रीड करके आइए, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A/B²। बात समझ में आ रही बेटा, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट चीज देखिए, इस तरह से डायमेंशन ऑफ A क्या होगा, इस तरह से डायमेंशन ऑफ A क्या होगा, डायमेंशन ऑफ P इंटू V², डायमेंशन ऑफ P इंटू V² ये होगा। और प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और फोर्स का क्या है, MLT-2, ये फोर्स है, ये फोर्स है ना। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी L²। देखो बेटा, फोर्स है MLT-2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, L², फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। और वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम का क्या होगा, L³। और L³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, L⁻⁶, बीच में कोई नहीं बोलेगा, L³। और L³ क्या है, वॉल्यूम का क्या है, L³ और उसका स्क्वायर L⁻⁶। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन ऑफ A कितना आ जाएगा, बोलो, ये कट जाएगा यहां से L⁻⁴, तो ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ A कितना आ जाएगा, ML⁵ और T⁻⁻², ML⁵ और T⁻⁻²। बात समझ में आ गई ना बेटा, हैं, बोलो जी, नहीं बोलो बीच में, एकदम स्पष्ट है कि नहीं स्पष्ट है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, अगर B को V से सब्ट्रैक्ट किया गया है, अगर B को V से सब्ट्रैक्ट किया गया है तो इसका मतलब ये है, एकदम शांत रहिए, बोलिए नहीं, इधर देखो, अगर V को B से सब्ट्रैक्ट किया गया है इसका मतलब ये है कि डायमेंशन ऑफ V और डायमेंशन ऑफ B बराबर है, तभी तो सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो डायमेंशन ऑफ B कितना होगा, डायमेंशन ऑफ V, और डायमेंशन ऑफ V क्या होगा, L³। अब बात समझ गए बेटा। तो ये दो सवाल जो डायमेंशन के हमने अभी लगाए थे शुरुआत के, आसान आसान, ये सबको 100% समझ में आएगी, नहीं समझ में आए हैं। हाँ, फिर बाद में अगर बोले कि इसमें दिक्कत है तो हम उल्टा टांग देंगे, बता रहे हैं। हाँ, और सवाल नहीं लगा इसमें तो हम बहुत बड़ी विधिवत, हाँ नहीं नहीं ठीक है, भले लग चुके हैं लेकिन एक बार सारा कर तो लिया जाए, कर लिया जाए, इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन पे आते हैं। चलो बैठ जाओ, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये 2:20 तक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ो। अल्फा इज इक्वल टू V², हाँ, साइन बीटा इंटू टी, ये इक्वेशन दिया है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब गौर से देखो बेटा, बैठ जाओ शांति से, इस क्वेश्चन को कौन कर लेगा, हाथ उठाइए। चलिए बहुत सही बेटा, वेरी गुड, तुम ही बताओ, तुम बताओ, हाँ बताओ। हाँ 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 हाँ, चलो बहुत सही, वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। अब गौर से देखिए, इधर देखिए, इस शीट के सारे सवाल आप पहले से लगा चुके हैं, बैठिए।
लेकिन सवाल कम है तो एक बार 4-5 पीरियड में हम सारा कर देते हैं, आपका रिवीजन ही हो जाएगा, है ना। अभी टेस्ट सीरीज में आएगा ना ये चैप्टर, तो कर दीजिएगा। और प्रोजेक्टाइल मोशन 4-5 पीरियड के बाद मैं स्टार्ट करूंगा, और तब मैं शुरू से आखिरी तक बताऊंगा, है ना। तो गौर से देखो, इधर देखो, एक बात जान लो कि अगर कोई फंक्शन है साइन थीटा, अगर कोई फंक्शन है साइन थीटा, तो ये पूरा का साइन थीटा का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। और जो ये एंगल होगा ये भी डायमेंशनलेस होगा, इसका आर्गुमेंट भी डायमेंशनलेस होगा, और पूरा साइन थीटा भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। ये कॉन्सेप्ट जानते हो ना बेटा। तो उसी का अप्लाई उस बच्चे ने किया, उसी को अप्लाई उस बच्चे ने किया, और बोला कि बीटा टी इज डायमेंशनलेस। बीटा टी क्या है, डायमेंशनलेस, ठीक है ना। यानी बीटा टी बराबर कांस्टेंट, बीटा टी का डायमेंशन क्या है, कांस्टेंट है, बीटा टी डायमेंशनलेस है, ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ बीटा कितना होगा, डायमेंशन ऑफ बीटा होगा 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ टी, तो ये हो जाएगा टी पे पावर -1। बात समझ में आ रही बेटा, एकदम स्पष्ट है, बोलो जी। हाँ, एकदम गदगद आनंदित होके देखो सवालों को इत्मीनान से, ठीक है ना। और जो कुछ बच्चों को हल्की फुल्की प्रॉब्लम थी, वो प्रोजेक्टाइल मोशन एकदम नई बिगिनिंग होगी, नया स्टार्ट होगा। सांगो पांग सारे क्लासेस करें, और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा, एक भी, जो बताई हुई बातों के अलावा होगा। लेकिन जब पूरी क्लास करेंगे तभी डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट बात देखिए, अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू f/v², और साइन बीटा टी ये है, तो साइन बीटा टी भी डायमेंशनलेस होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, f/v², और f का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2, और v का डायमेंशन क्या होता है, lt-1, तो l²t-2। डायमेंशन में बड़ा जवाब दे रहे हैं सब लोग। हलवा होता है ना, लड्डू होता है, गप गप खा ले रहे हैं, और थोड़ा भी पूछना पड़ रहा है तो चिल्ला रहे हैं फिर। तो इसको क्या करेंगे, इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, टी पे पावर -2 कट गया, और इसका डायमेंशन आ गया m l पे पावर -1। बात समझ में आ रही ना, क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, बैठ जाओ बैठ जाओ, एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो बेटा। तो ये 3 सवाल आप लोग को एकदम पच के आपके खून में मिल गए कि नहीं मिल गए। ये 3 सवाल, इस तरह के सवाल इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो एकदम उड़ा देंगे आप, उड़ा देंगे, बोलो बेटा, एकदम स्पष्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, अल्फा इज इक्वल टू f/v² अपॉन β², अपॉन β² log e 2 पाई बीटा अपॉन v²। अच्छा, एक इक्वेशन दिया है, अल्फा इज इक्वल टू f/v² अपॉन β², जहां f क्या है, फोर्स है, v क्या है, वेलोसिटी है, बीटा क्या है, कोई और फिजिकल क्वांटिटी है, और ये log e 2 पाई बीटा बाई v²। ये एक इक्वेशन दिया है, बाकी लोग भी देखें भाई, आप लोग भी कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा का डायमेंशन क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो क्वेश्चन समझ गए आप लोग, ये 4th क्वेश्चन है, अल्फा इज इक्वल टू f/v² बाई β² log e 2 पाई बीटा बाई v²। बात समझ में आ रही है, बोलो बेटा। ये आपको अल्फा की वैल्यू दी हुई है, समझ रहे हैं ना, क्लियर है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एकदम मुझसे कम्युनिकेट करने में फील फ्री रहिए, कोई डरेगा नहीं मुझसे।
डरोगे तो सीखोगे क्या? रिस्पेक्ट एक चीज होती है, डर एक चीज होती है। डरना नहीं है मुझसे, मुझसे बोलिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको देखूंगा कैसे क्योर करना है। बात समझ में आ रही है ना? बोलो। तो ये क्वेश्चन दिया, अल्फा इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर लॉग ई 2 पाई बीटा बाई वी स्क्वायर। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे जरा हाथ उठाओ। कौन करेगा? देखिए तीनों लोग पीछे से गप गप हाथ उठा रहे हैं। चलो तुम बताओ बीच वाले। हाँ हाँ हाँ। एक बार फिर से बोलो, हम सुन नहीं पाए, फिर से बोलो। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल सही बोल रहा है, वेरी गुड, बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। देखो सही बोल रहा है, ये बोल रहा है ये पार्ट डायमेंशनलेस है। लॉग ई 2 पाई बीटा बीटा बाई वी स्क्वायर डायमेंशनलेस है, ये कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जा चुका है। और साथ में 2 पाई बीटा बाई वी स्क्वायर भी डायमेंशनलेस है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो 2 पाई बीटा बाई वी स्क्वायर क्या है? डायमेंशनलेस है, बिल्कुल सही बोल रहा है, डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब है कि बीटा का डायमेंशन कितना होगा? वी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर। बीटा का डायमेंशन कितना होगा? वी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर, यानी एल स्क्वायर टी माइनस टू। भले ये चैप्टर आप लोग कर चुके हैं, आप लोग को आता है, आप लोग पूरी शीट कर चुके हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इसके बाद भी 3 ही 4 पीरियड तो लगेगा। 3 4 पीरियड में सारे पास्ट ईयर, सारे एडवांस, सारे मेंस के सारे सवाल डिस्कस कर लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना? आप टेस्ट का जो आने वाला टेस्ट है, उस टेस्ट के लिए आप तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद जो है आपको मैं प्रोजेक्टाइल शुरू करूंगा शुरुआत से, तो इस जून लास्ट तक वो भी कर दूंगा, बात खत्म। बात समझ में आ रही ना? तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है लड़का, बीटा का डायमेंशन ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए, अल्फा बराबर दिस है और ये पार्ट डायमेंशनलेस है, ये पार्ट डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू वी स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू वी स्क्वायर, देखिए भाई, देखो बेटा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू वी स्क्वायर, तो फोर्स का क्या होगा? एम एल टी माइनस टू, यही ना होगा? देखो जी, और वी स्क्वायर का क्या होगा? एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हो जाएगा वी स्क्वायर का, हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर क्या है? बीटा बराबर इतना है, तो बीटा स्क्वायर है एल पे पावर 4 और टी पे पावर -4, यही ना हो जाएगा? यही हो जाएगा। तो इस तरीके से डायमेंशन ऑफ अल्फा हो जाएगा एल पे, ये एल क्यूब हो गया, और यहां से काटेंगे तो एल बचा, तो एम एल पे पावर -1 और टी पे टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा, और टी पे पावर -2, तो ये कट जाएगा, यानी डायमेंशन ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा? एम एल पे पावर -1। बात समझ में आ गई थी? बोलो। 100% एकदम तुम्हारे वैल्यू सिस्टम में चला गया, एकदम एब्जॉर्ब कर गए। ये आपके टेस्ट की तैयारी हो रही है, ठीक है ना? टेस्ट की तैयारी हो रही है। अभी 2 4 सवाल और ऐसे लगा के, और फिर जो एएलपी का 2 क्वेश्चन बचा है उसको लोड कर देंगे, और ये हिस्सा मतलब 1D का आज ही क्लोज, है ना? और 2 3 दिन बाद डायमेंशन भी क्लोज, ठीक है ना? हाँ, सारे सवाल करेंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखो बेटा, एक क्वेश्चन और करो, क्वेश्चन नंबर 5 जरा पढ़ो तो। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर
दिस इक्वेशन मे बी करेक्ट और नॉट, बताओ। हाँ, प्रेशर इज इक्वल टू 3f v² अपॉन पाई स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स, पाई स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स। देखो मिटा दें, पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, देखा, पाई स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स, यही ना। चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, यही पूछा है ना। तो बताओ कौन करेगा इसको, कौन करेगा? 100% लोग जवाब दे रहे हैं ना। हाँ, तो इसके अलावा क्या आएगा, क्या आएगा इसके अलावा? आप जवाब दे भी रहे हैं। चलिए बताइए, आप बोलिए। हाँ, बस दोनों साइड का डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड निकाल लेंगे। और अगर दोनों का बराबर है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, हैं? अगर दोनों साइड का डायमेंशन है तो दोनों साइड का डायमेंशन बराबर, तो इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट नहीं होगा? नहीं नहीं, अच्छा ये तो करेक्ट नहीं है, मतलब इस केस में बराबर आएगा ही नहीं। तो अच्छा, ये बताइए कि दोनों साइड का डायमेंशन अगर बराबर आ जाएगा तो इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, मे बी, अगर डायमेंशन बराबर आएगा तो इक्वेशन में भी करेक्ट, और डायमेंशन बराबर नहीं आया तो पक्का है कि नहीं करेक्ट है, पक्का है कि गलत है। लेकिन अगर बराबर आया भी तो भी मे भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G और टी बराबर अंडर रूट L/G, दोनों इक्वेशन को अगर डायमेंशन से चेक करेंगे तो दोनों इक्वेशन करेक्ट दिखेंगे। लेकिन करेक्ट इक्वेशन केवल ये है। बात समझ में आ रही ना? तो अगर दोनों साइड के डायमेंशन बराबर हैं तो इक्वेशन में बी करेक्ट। बात समझ में आ रही ना बेटा? ये क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में दोनों साइड का डायमेंशन निकाल लेंगे, और अगर डायमेंशन बराबर हो गया तो इक्वेशन में बी करेक्ट, और डायमेंशन अगर बराबर नहीं हुआ तो इक्वेशन इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट। तो कर लेंगे ये आप लोग, सबसे हो जाएगा, आप लोग से तो हो ही जाएगा, हो जाएगा ना? बोलो जी। तो 100% बात 100% लोग को समझ में आई, एकदम स्पष्ट है, स्पष्ट है ना? चलो, अब हम वो सवाल कर लें जो कि हमारे इधर थे, कहाँ गए? चलिए, ये दो क्वेश्चन हमारे बच गए थे ना, ये दो क्वेश्चन हमारे बच गए थे एएलपी के। तो इन दोनों को हम ट्राई कर रहे हैं। अब इसमें से देखें पीछे से कौन हाथ उठाता है। अभी तक तो धकाधक उठ रहा था, अभी देखते हैं। टू पार्टिकल्स थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर विद सेम स्पीड in upward and downward directions simultaneously. If the first particle hits the ground in time t and second particle takes time t naught after first one hitting the ground to hit the ground, then find the maximum height attained by second particle above the tower and height of the tower. कौन बताएगा पीछे से? हाथ उठाइए। आप लोग रहने दे, आप लोग बता देंगे। पीछे से बताइए कौन बताएगा। अब एकदम जब इस तरह की चीज आती है कि चीनी और पानी का शरबत बनाइए तो फटाफट बना देते हैं, और जहां ये आता है कि कोई टफ चीज बनाइए तो हाँ चुप हो जाते हैं। कर देंगे आप? हाँ, लाइन आप प्रोसीड कैसे करेंगे यही बताइए, खड़े होइए। हम्म।
हाँ, हाइट ऑफ द टावर मैक्सिमम हाइट बाय सेकंड पार्टिकल अबव द टावर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बैठिए। क्वेश्चन आप समझ गए। एक टावर है जिसकी कोई हाइट है, मान लीजिए एच है, यही निकालना है। एक टावर है जिसकी कोई हाइट है, मान लीजिए, कम से कम प्रश्न तो अच्छे से समझ गए। अब एक बॉल को यू स्पीड से ऊपर फेंका गया और दूसरी बॉल को यू स्पीड से नीचे फेंक दिया गया। बात समझ में आ रही ना? यही बोल रहा है, सेम स्पीड से अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली। फिर कह रहा है फर्स्ट पार्टिकल जो ग्राउंड पे हिट करती है इन टाइम टी एंड सेकेंड पार्टिकल टेक्स टाइम टी नॉट आफ्टर फर्स्ट वन हिटिंग द ग्राउंड टू हिट द ग्राउंड। तो इसमें सेकेंड पार्टिकल किसको माननी पड़ेगी? जो ऊपर फेंका गया है। तो ये पार्टिकल कितने समय के बाद ग्राउंड को स्ट्रिक करती है? टी सेकंड के बाद। ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करती है टी टाइम के बाद, टी बराबर टी के बाद। और ये वाली पार्टिकल पहले मैक्सिमम हाइट पे जाएगी और फिर वहां से लौटेगी, तो टी प्लस टी नॉट टाइम के बाद ये ग्राउंड को हिट करेगी। यही तो कह रहा है, यही कह रहा है। बोलो जी। अब इसमें आपसे दो बात पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर बताइए और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल अबव द टावर, ये बताइए। इसको कैसे निकालेंगे जरा बताइए। आप लोग कर लेंगे, बताइए कैसे करेंगे? बोलो जी पीछे से। अब देखिए, अब यही सब है, थोड़ा सा भी अब इसमें कोई फंडामेंटल कोई तगड़ा आपको नहीं जानना है। मैनिपुलेशन समझाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा। समझाओ, समझाओ, समझाओ। हाँ, 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 ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ये बाय द पार्टिकल अबव द टावर, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेकंड पार्टिकल अबव द टावर। चलिए बैठिए। देखिए मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेकंड पार्टिकल अबव द टावर, इसके ऊपर कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा? ये टावर है, सेकंड पार्टिकल इसके ऊपर कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, ये निकालना है। ये निकालना है ना? तो देखो, यहां जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और जब लौटेगा तो इसी स्पीड से लौटेगा, इसी स्पीड से लौटेगा। तो यहां के बाद वाला सेकंड पार्टिकल का भी मोशन वही होगा जो फर्स्ट पार्टिकल का है, जो फर्स्ट पार्टिकल का है। गौर से देखो इधर। तो फर्स्ट पार्टिकल को अगर टी टाइम लगा नीचे आने में, तो यहां से टावर की ऊंचाई से नीचे आने में सेकंड पार्टिकल को भी टी टाइम ही लगेगा। इसका मतलब है टी जीरो टाइम में ये यहां से मैक्सिमम हाइट पे गया और यहां लौटा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया ना बेटा? अच्छा, अब मैक्सिमम हाइट पे जाने, यहां से मैक्सिमम हाइट पे जाने और लौटने में लगा हुआ समय टी जीरो है, टी जीरो है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम हाइट पे जाने में लगा हुआ समय टी जीरो बाई टू है, क्योंकि जितना समय यहां से मैक्सिमम हाइट पे जाएगा उतने ही समय मैक्सिमम हाइट से यहां पहुंचेगा। इतनी बात आपको दिमाग में सोच लेनी है। ये एनालिसिस है। एनालिसिस समझ में आया? यानी टी जीरो बाई टी समय में यहां से मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल जाएगा। ये बात क्लियर हुई? एकदम स्पष्ट है? बोलिए बेटा, हम पूछ देंगे तुरंत ही, ठीक है ना? ये लोग तो जान रहे हैं, सही बता भी रहे हैं, आप लोग से हम पूछ देंगे। यहां से मैक्सिमम जाने में लगा हुआ समय कितना होगा? टी जीरो बाई टू, ठीक है ना? अब आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेकंड पार्टिकल अबव टावर, इसके ऊपर मैक्सिमम कितनी ऊंचाई पे जाएगा, ये पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? बोलिए। टाइम आपके सामने आ गया, टी जीरो बाई टू। तो डिस्टेंस कितना होगा? u इंटू क्या है? टी जीरो बाई टू, यू टी माइनस हाफ
जी टी जीरो स्क्वायर बाई 4, यही ना होगा, यही ना होगा। तो u और टी जीरो के टर्म में आपका आंसर आ गया, आंसर मैच कर लीजिए। मैक्सिमम हाइट अबव द टावर s बराबर u टी जीरो बाई 2 माइनस हाफ जी टी जीरो स्क्वायर बाई 4, ये आपका निकल गया। तो किसके टर्म में आया, u और टी जीरो के टर्म में आया, और इसी टर्म में आपसे पूछा भी है, इसी में पूछा है ना, u भी दिया है और टी जीरो भी दिया है, दिया कि नहीं दिया है, बोलो भाई। अच्छा एक बात और कि मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी जीरो जी टी। दिस इंप्लाइज दैट टी जीरो इज इक्वल टू 2u बाई जी, टी जीरो कितना हो जाएगा, 2u बाई जी, बात समझे। v इज इक्वल टू यू माइनस जी इंटू टी जीरो बाई 2, तो जी टी जीरो बाई 2 ये हो गया, तो 2u बाई जी, ये टी जीरो है, तो चाहिए तो यहाँ पे u के टर्म में भी निकाल लीजिए, और चाहिए मतलब आंसर किसमें दिया है, अच्छा मतलब जी टी नॉट के टर्म में आंसर दिया है, u के टर्म में नहीं दिया है, तो u को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, u को सब्स्टिट्यूट कर दिस इंप्लाइज दैट u बराबर जी टी नॉट बाई 2, u बराबर कितना होगा, जी टी नॉट बाई 2, इसको वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट s बराबर जी टी नॉट बाई 2 इंटू टी नॉट बाई 2 माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर बाई 4। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू जी टी नॉट स्क्वायर बाई 4 माइनस जी टी नॉट स्क्वायर बाई 8, तो ये कितना हो जाएगा, जी टी नॉट स्क्वायर बाई 8। आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो बेटा, ये बात सबको समझ में आ गई, एकदम वैल्यू सिस्टम में चली गई, एकदम दिमाग में आ गया, देखते ही रिफ्लेक्स में आ जाएगा। बोलो, ये समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे जाने दे रहे हो तो हम पलट के पूछेंगे तो बताना पड़ेगा, नहीं तो अभी रोक के बोलो तुरंत ही कि हम कोई बात नहीं समझ में आई, ठीक है। बोलो जी, क्लियर है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ही मैं आपको बता रहा हूं, हाइट ऑफ द टावर पूछा है, तो हाइट ऑफ द टावर कैसे निकलेगा जरा बताइए, हाइट ऑफ द टावर कैसे निकलेगा, u स्पीड से फेंका जा रहा है और t समय में आके नीचे टकरा रहा है, तो हाइट तो ऐसे निकल गया, हाइट तो वैसे निकल गया। अरे u स्पीड से नीचे फेंका जा रहा है, ठीक है, और t समय के बाद आके टकरा रहा है, तो हाइट ऑफ द टावर तो वैसे निकल गया, निकाल लोगे ना। तो हाइट ऑफ द टावर विल बी इक्वल टू, इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, हाइट ऑफ द टावर यहां पे कर रहे हैं, h बराबर कितना होगा, देखो बेटा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या दिया है, आंसर चेक करो, आंसर मिलाओ। अच्छा रुक जाओ, ये कह रहे हैं कि टी नॉट के टर्म में आंसर दिया है, इधर देखो, तो u की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, जी टी नॉट बाई 2, अगर टी नॉट के टर्म में आंसर दिया है तो u बराबर जी टी नॉट बाई 2 पुट कर दो, तो जब तुम पुट करोगे, दिस इंप्लाइज दैट h बराबर u की वैल्यू कितनी है, जी टी नॉट बाई 2 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो h कितना आ जाएगा, जी टी बाई 2, जी टी बाई 2 और ब्रैकेट में टी नॉट प्लस टी, यही आंसर आया ना, बोलो जी। तो घप से मारोगे और टप से आपको एडवांस में 4 नंबर मिल जाएगा। और कितना नंबर आपको चाहिए, 4 नंबर मिल गया। ऐसे 4-5 तो सवाल कर दोगे, बस मोहल्ले टोले नात रिश्तेदार सब जगह काला टाइट हो जाएगी। यही इतना तो करना कुछ नहीं रहता है।
जो बच्चा अड़ा भी रहा और 20% भी समझ रहा है वो भी सिलेक्ट हो सकता है, और 100% वाला तो सिलेक्ट होगा ही होगा अगर वो कोई ब्लंडर ना करे। पता लगा एग्जाम, हाँ नहीं नहीं ठीक है, वो ध्यान है। आप लोग मतलब आप लोग के लिए साथ वो सूट करता है, लेकिन इन लोगों को कोचना भी जरूरी है, लठियाना भी जरूरी है, इसलिए टाइम इसमें जाता है। ठीक है ना, आप लोग साथ अलग अलग से होता, जल्दी 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 मारते जाते हैं। अच्छा देखो, आंख दिखाओ पहले, टोपी सही करो। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन हो गया, सबको समझ में आ गया जी? ये क्वेश्चन क्लियर है? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हम इसका करने जा रहे हैं। पहले इसको मिटा दें, मिटाएंगे यहां से, ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए मैं आपको लास्ट क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, खूब गौर से देखिए, खूब इत्मीनान से देखिए। अब पार्टिकल मूव कर रही है एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसका एक्सेलरेशन जो है इस तरह से दिया है, ए बराबर सी एक्स प्लस डी, जहां एक्स क्या दिखा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, और सी और डी क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ ऑफ द पार्टिकल अगर इस तरीके से है जैसा फिगर में दिखाया है, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ उस पार्टिकल का क्या है, इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड इन मीटर सेकेंड ऑफ पार्टिकल एट एक्स बराबर 0, टेक सी बराबर दिस और डी बराबर दिस। क्वेश्चन समझ गए तुम लोग? क्वेश्चन को पहले खूब इत्मीनान से समझो और उसकी पिक्चर बनाओ दिमाग में। तुम समझो ऐसे केवल 4 या 5 सवाल की तुमको फाइनली करने आज से 2 साल बाद, कितना आसान है, इस बात को समझो। पार्टिकल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन क्या है, सी एक्स प्लस डी, ठीक। जहां पर एक्स क्या डिनोट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, और सी और डी क्या क्या डिनोट करता है, पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक। तो फॉर वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ ऑफ पार्टिकल टू बी ऑफ टाइप एज शोन इन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड ऑफ पार्टिकल एट टी बराबर 0, सी बराबर 1 सेकेंड दिया है और डी बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। कैसे करोगे, तुम कर लोगे? हैं, तो आओ समझाते तो मजा आ जाता, आ जाओ। अरे कैसे भी करो, देखें रहा, घबराओ नहीं, तुम्हारा एक रिहर्सल प्रैक्टिस होगा, एकदम आत्मविश्वास आएगा। समझाओ। हाँ 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 हाँ, नहीं ठीक है, अप्रोच अप्रोच सही कर रहा है। एक बात और तुम मिस कर रहे हो जो क्रक्स है इसमें, केवल इतने करने से नहीं। हाँ बस बस बस, अब कर लोगे, जाओ। अब एकदम सही बता दिया। ये स्ट्रेट लाइन है तो इक्वेशन क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। अब कर लेगा वो, तो ठीक है। अब देखो मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को बढ़िया से। भाई इतना खराब राइटिंग में कर दिया, ये बोर्ड में कम नंबर पाएगा, देखना। ए ए चलो, इसने जो बात कही है उसको मैं खूब बढ़िया समझा दे रहा हूँ, एकदम परफेक्ट। इसने सारे जो टर्निंग पॉइंट्स है क्वेश्चन के वो बोल दिया है। ऐसे ही बोलने की तुम लोग भी आर्ट डालो, क्या क्या करेंगे, ये है ये है, ऐसे है ऐसे, बस इतनी बार बताओ बताओ, ठीक है। तो देखो गौर से देखो, अब पार्टिकल मूव कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, बोलो। एक्सेलरेशन है सी एक्स प्लस डी। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं ना। तो वी डी वी बाई डी एक्स कितना है, सी एक्स प्लस डी। दिस इंप्लाइज दैट वी डी वी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स। बात समझ में आ रही ना। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो, इसी को इंटीग्रेट कर दो u से v तक, वेलोसिटी को u से v तक इंटीग्रेट करो। इधर देखो बेटा, u से v तक इंटीग्रेट कर दो, और इसको x बराबर 0 से x बराबर x तक इंटीग्रेट कर दो।
बात समझ में आ रही ना? अब जब इससे इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन आ जाएगा, वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन आ जाएगा। और तुम गौर से देखो, वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यानी वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। देखो, दो क्वेश्चन इस एएलपी में बहुत अच्छे थे। एक तो ये लास्ट वाला, ये क्वेश्चन अगर नहीं किए हो तो डायरेक्ट वहां अटेम्प्ट करना बहुत रेयर है, बहुत एक्स्ट्रा कोई बच्चा हो तो डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन आएगा तो कर लेगा, ठीक है ना। बाकी और जो एएलपी के 7-8 क्वेश्चन थे वो फर्स्ट टाइम भी तुम अटेम्प्ट करोगे और क्वेश्चन किए हो इधर उधर तो कर सकते हो। लेकिन ये वाला क्वेश्चन और एक वो वाला क्वेश्चन जिसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी चेंज होता है, वो दोनों एक तरीके से रट लो। बात समझ में आ रही है ना? तो अब आप देखो, ये है वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स प्लस डी डी एक्स। अब इसको जब फर्दर तुम करोगे तो ये आ जाएगा वी डी वी क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट करोगे u से v, क्या पुट करोगे? u से v, और ये कितना आ जाएगा? सी एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस डी एक्स, और लिमिट क्या पुट करोगे? 0 से x। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा बेटा, बोलो जी, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डी एक्स और माइनस 0, ये आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद जब फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी एक्स, ये आ जाएगा। यानी v और x के बीच ये रिलेशन आ जाएगा। यहां तक की बात सब लोग समझ गए? एकदम 100% दिमाग में एकदम ढुक गई अच्छे से, पोर इसका एब्जॉर्ब करके। ये दो क्वेश्चन तो रट डालो, ठीक है ना, क्योंकि इतना ज्यादा स्टैग नहीं कर पाता कि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये होगा, ठीक। तो यहां तक की बात हो गई, v और x के बीच रिलेशन आ गया। अब देखो v और x के बीच ग्राफ दिया है, क्या दिया है? ग्राफ। तो ग्राफ क्या बताता है? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यही दिखाता है ना, ये दिखाता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसकी जो वैल्यू, ये क्वांटिटी जो होगी आपकी, एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर है तो ही v स्क्वायर बराबर z स्क्वायर होगा। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। सीधी सी बात है। तो v स्क्वायर बराबर इतना आ रहा है, तो यानी ये क्वांटिटी z स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई ना? ये इसमें टर्निंग पॉइंट है, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी के जैसा होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये किसके जैसा होना चाहिए? बोलो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी के जैसा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब इससे इसको कंपेयर कर दो, इससे इसको कंपेयर कर दो। कंपेयर करोगे तो क्या पाओगे? बोलो बेटा, ए बी की जगह हो जाएगा dx। अगर इससे उसको कंपेयर करोगे, ट्वाइस ए बी है ट्वाइस dx, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा? तो इसको और इसको कंपेयर करोगे तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा? dx, ठीक है ना। अब इसमें और इसमें से कोई भी a मान लो, कोई भी b मान लो। तो a मान लो u, तो a बराबर कितना हो जाएगा? u। a स्क्वायर बराबर u स्क्वायर मान लो, तो a बराबर u। और साथ में b स्क्वायर बराबर सी एक्स स्क्वायर मान लो, तो b बराबर कितना हो जाएगा? रूट सी एक्स हो जाएगा। अब मेरी बात समझ में आ गई जी? समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कंपेयर कर दिया, और कंपेयर करने के बाद
ये मैं बता रहा हूँ ना, ये दो ही सवाल ऐसे हैं जो आपको रिवीजन में डालिए, बाकी सवाल तो कैलकुलेटिव हैं, ठीक है ना। आप रिवीजन नहीं भी किए हो तो वहां हो जाएगा। तो अब आप जब ऐसे करेंगे तो इसको फर्दर आप करेंगे, ए बी बराबर डी एक्स, ए बराबर ये, बी बराबर ये, तो ए की जगह यू पुट कर दीजिए और बी की जगह रूट सी एक्स पुट कर दीजिए, ऐसे पुट कर दीजिए। दिस विल बी इक्वल टू डी एक्स। तो एक्स एक्स कट गया, एक्स एक्स कट गया ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड, वैल्यू ऑफ स्पीड पूछा है, अगर c बराबर इतना है और d बराबर इतना है, तो वैल्यू ऑफ स्पीड पूछा है। तो हाँ, तो वैल्यू ऑफ स्पीड आपको निकालना, u बराबर d अपॉन रूट सी, और d की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, और रूट c की वैल्यू 1 दी है, तो रूट 1 की वैल्यू 1, यानी 3 मीटर पर सेकेंड। आंसर चेक करिए, आंसर चेक करिए, आ गया? बोलो जी। अब जरा खड़े हो जाओ टोपी वाले और सारी बात बताओ जो हमने समझाया है। अंश है, अभी समझा नहीं पाओगे? तुम समझा पाओगे क्या क्या मैंने बताया है? हैं? अच्छा देखो, एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, इसके बाद हम तुमसे पूछेंगे। देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमको दिया है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच रिलेशन। इस रिलेशन में हमने एक्सेलरेशन को पुट कर दिया वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना, और फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया है। बात समझ में आ रही है? दोनों साइड इंटीग्रेट करने के बाद हमारा ये रिलेशन आ गया है, लिमिट u से v, फाइनल इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v, और लिमिट इसमें पुट किए x बराबर 0 से x बराबर x। वो सबके लिए सही है ना, वो सब। तो इसको x से लेकर यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दिए, इसको u से v तक, मान ली इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो अब आपका v स्क्वायर बराबर ये रिलेशन आ गया। देखो बेटा, तुम्ही से पूछेंगे अभी हम, हाँ 100% नहीं 90% बोलना ही पड़ेगा, क्रक्स। तो v स्क्वायर बराबर ये आ गया। अब v और x के बीच रिलेशन ये दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दिया है ना यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन को दिया है ना, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर होगा, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो फॉर्म आ रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो z स्क्वायर होगा, ये फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो z स्क्वायर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, जेड स्क्वायर फॉर्म का है, जो कि इसको होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब इसको इससे कंपेयर करोगे तो ए बी की वैल्यू ये आ जाएगी, ए की ये आ जाएगी, बी की ये आ जाएगी, और फिर जब वैल्यू पुट किए हैं और सी और डी की वैल्यू पुट किए हैं तो आंसर आ गया। अब जरा समझाओ, अच्छा बुरा कैसा भी, एक बार बोलो, एक बार बोलो कैसे करोगे? हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, पैर नहीं हिलाइए, हाँ 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 हाँ, कंपेयर करके। हाँ, एक बार बताएं हम, तुम 100% सही तरीके से बताए हो, और ये बहुत अच्छा सवाल था। अब इतने अच्छे सवाल पे पहली बार तुम्हारा हम ये परफॉर्मेंस देखें। 100% तुमने वही बोला है जो रिक्वायर्ड था, एकदम सामने बात है, ठीक है ना, ऐसे ही बोलो। और ये बहुत अच्छा सवाल था, एएलपी का सबसे अच्छा सवाल यही था। बात समझ में आ रही है ना? और तुमने बहुत बढ़िया से उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक्सप्लेन कर दिया, इसका मतलब तुमको समझ में आया तभी तो एक्सप्लेन किए हो। हाँ तो बस एकदम ठीक है यार, बहुत अच्छा, वेरी गुड। पहली बार हम इतना अच्छा देखे हैं तुम्हारा। बैठ जाओ। तो चलो, अब देखो यहां तक की बात हो गई। अब एक दो सवाल और देख लो, एक दो सवाल और देख लो, डायमेंशन का फिर आज क्लोज करते हैं।
एक दो सवाल और देखिए, डायमेंशन का पढ़िए, 2-3 डायमेंशन और पढ़ दीजिए। और सुनिए, इधर देखिए, एक मिनट सुन लीजिए, यहाँ पे रिकॉर्डेड है, जैसे मैं तुरंत ही बैक करके दिखा दूंगा, अभी सब एकदम सामने सामने बोल रहा हूं, मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा, आपको जहां से भी पढ़ना है आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप अभी 4 से 5 लेक्चर में डायमेंशन करूंगा, सुन लीजिए, डायमेंशन आपका तैयार है, फिर भी टेस्ट आ रहा है इसलिए मैं करूंगा, बात समझ में आ रही ना। और किसी दिन हमको मौका मिल गया, संडे को शायद आप लोग का टेस्ट है, इसलिए संडे को हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो हम संडे को करने के मूड में थे, 4-5 घंटा आपका टेस्ट का सारा जल्दी जल्दी, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगी, जल्दी जल्दी रिवाइज कर देते, ठीक है ना। तो 4 से 5 पीरियड डायमेंशन एनालिसिस चलेगा, आपको जहां से रिवाइज करना है, जहां से करना है कर लीजिए, इसमें पास्ट ईयर सारे हम कर देंगे, है ना, और आपकी शीट के सवाल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टार्ट कर दूंगा आज से 6-7 लेक्चर के बाद, 6 लेक्चर के बाद, ठीक है ना। और प्रोजेक्टाइल मोशन से एकदम शुरुआत से आ जाइए आप लोग, जो बच्चे पुरानी बात कुछ अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, एकदम नए तरीके से मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है ना। और प्रोजेक्टाइल मोशन अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है सर, हो गया, तो एकदम क्लियर है, एकदम साफ है। अभी क्या बोला था सर ने, टाइम ओवर हो गया, अच्छा 5 मिनट बाद एक क्वेश्चन और कर दिए तो जाते हैं। कोई एक क्वेश्चन बोल दीजिए डायमेंशन का। अरे अभी हम लोग वहां से चल रहे थे, लाइन से चलिए ना, लाइन से चलिए, लाइन से चलिए, छठा सवाल था, छठा। मास m, एरिया a, हाँ हाँ, द रेजिस्टिव फोर्स ऑन इट कैन बी। देखिए क्वेश्चन पहले समझ जाइए, एक बूमरैंग है, बूमरैंग जानते हैं ना, ऐसे फेंकते हैं, एल शेप का होता है, ऐसे ऐसे घूमते हुए जाता है, एल शेप का होता है ना बूमरैंग, देखेंगे नहीं, ऐसे फेंकते हैं, ऐसे ऐसे घूमता घूमता जाता है। बहुत अच्छा सवाल बताए हो तुम इसके पहले, पहली बार इतना अच्छी तरीके से हमको लगा है, ठीक है ना। तो अब आप देखो, एक बूमरैंग है, इस तरह से होता है, उसको ऐसे फेंकते हैं, ऐसे घूमता हुआ जाता है, फिर घूम के आता है, बात समझ में आ रही है। उस बूमरैंग का मास m है, उस बूमरैंग का एरिया a है, उस बूमरैंग का रेडियस r है, ठीक है ना, उस बूमरैंग का वेलोसिटी v है, और वो जिस एयर में जा रहा है उसकी डेंसिटी क्या है, रो है, जिस एयर में उसको फेंका गया उसकी डेंसिटी रो है। फिर क्या पूछा है, उसके ऊपर लगने वाला रेजिस्टिव फोर्स क्या हो सकता है। फिर से सुनिए, एक बूमरैंग को हवा में फेंका गया, उसका मास m है, एरिया a है, उसका रेडियस r है, उसकी वेलोसिटी बूमरैंग की v है, जिस एयर में फेंका गया उसकी डेंसिटी रो है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर लगने वाला रेजिस्टिव फोर्स r क्या है, r क्या है, रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, ये क्या हो सकता है। तो ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन क्या दिया है, देखिए इसमें ऑप्शन कई ठो दिया है, एक तो दिया है, एक ऑप्शन दिया है 2 रो वी ए, 2 रो वी ए बाई आर स्क्वायर लॉग रो एम बाई पाई ए आर, बात समझ में आ रही है। दूसरा दिया है 2 रो वी स्क्वायर ए अपॉन आर लॉग रो ए बाई पाई एम, बात समझ में आ रही है। तीसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया है 2 रो वी स्क्वायर ए, 2 रो वी स्क्वायर ए लॉग पाई रो ए आर बाई पाई एम, बात समझ में आ रही है। और चौथा ऑप्शन दिया है कि 2 रो वी स्क्वायर ए, 2 रो वी स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर लॉग रो ए आर अपॉन पाई एम,
तो गौर से देखिए भाई, इधर देखिए, इधर देखिए, पकड़िए इसको। इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चूंकि क्वेश्चन लोड नहीं है इसलिए इस तरह से कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कल भी करना पड़े, लेकिन मंडे से लोडेड क्वेश्चन आ जाएंगे और हम सारे करेंगे ही करेंगे डायमेंशन के, तभी आगे जाएंगे। हम लाइन से करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। एक बूमरैंग है। बूमरैंग क्या होता है? एल शेप का होता है, इसे फेंकते हैं ना, ऐसे 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 करते घूम के आता है। उस बूमरैंग का मास m है, एरिया a है, रेडियस r है, वेलोसिटी v है, और जिस एयर में फेंका गया उसका डेंसिटी रो है। तो बताइए उस पे लगने वाला रेजिस्टिव फोर्स r क्या हो सकता है, ये प्रश्न है। तो ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को कौन कर लेगा? हाँ उठाइए, पहले बताइए कैसे करेंगे। कर सकते हो बेटा, कठिन नहीं है। बताओ कैसे करेंगे, वो खड़े हो बताओ। एक सवाल ठीक ठाक था, इतना ही शब्द इस्तेमाल करना, एकदम परफेक्ट सही जवाब दिया। आज इनका बल्ला चल रहा है। चलिए खुशी हुई, दो के बाद दो, तीन तो बढ़े। एकदम ठीक बोल रहा है ये लड़का। बोल रहा है कि इसका हर सबका डायमेंशन निकाल लेंगे, तो इस पार्ट में तो सबका डायमेंशन 0 होगा, क्योंकि लॉग ऑफ एनीथिंग का डायमेंशन 0 होता है। बात समझ में आई? अब सबका डायमेंशन निकालेंगे, बहुत सही बोल रहा है। और इन चारों का पहले डायमेंशन निकालेंगे, तो चारों का ये पार्ट का तो डायमेंशन 0 होगा। अब चारों के इस पार्ट का डायमेंशन निकाल लेंगे, और जिसका भी डायमेंशन रेजिस्टिव फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा। रेजिस्टिव फोर्स ही होगा ना। इन चारों में से जिसका भी डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर लेंगे ना। तो चलिए, बहुत इफेक्टिव सेशन रहा। 6 सवाल हम लोगों ने शीट के किए और प्लस 2 सवाल एएलपी के किए, ठीक है ना। अब हम खत्म कर दे रहे हैं, और थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोग देर से शुरू कर रहे हैं, 20-25 मिनट देर हो जा रहा है। तो हम टाइम से आए, 3-4 पीरियड में इसको खत्म करें, फिर टोटल मिशन पे आए, ठीक है ना। चलिए।